वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। मैं अमर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस लाइव सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चंस क्लास 11th वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उनका एग्जाम अब आने ही वाला है। ठीक है, इस लाइव सेशन को आप सभी अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनकी भी प्रिपरेशन, उनका भी जो तैयारी है क्लास 11th में जो पढ़ रहे हैं और जो फिजिकल एजुकेशन का अब एग्जाम देने वाले हैं, उनकी भी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। तो इसको आप लोग अपने दोस्तों में, अपने जितने भी आपके जान पहचान के हैं उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और मेरी आवाज आप सभी तक आ रही होगी, है ना? हेलो एवरीवन, हाय, हेलो हेलो प्रवेश, सोहेल, हाय, निशा, सैफी, ममता, हेलो, हाय, हेलो सर, नमस्ते। हिस्ट्री का भी बता दो। हिस्ट्री का जब आपका एग्जाम होगा तब हिस्ट्री के सर आपकी क्लास लेंगे, तब आप उनसे पूछ लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। कल हम लोग सैंपल पेपर को डिस्कस करेंगे, तो हमारे पास टाइम बहुत कम है। आप लोग आज ही इस वीडियो को जुड़ो, ठीक है ना? आज ही आप लोग प्रिपरेशन अपनी पूरी कर लो, ठीक है। हाँ, रोशन सर आपकी हिस्ट्री की क्लास लेंगे, ठीक है। जब आपका हिस्ट्री का पेपर आएगा तो उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। फटाफट से इस लाइव सेशन को अपने दोस्तों में शेयर करो। नहीं, एमसीक्यू के लिए आपकी अलग क्लास हो जाएगी, ठीक है। अभी हम सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस जो होते हैं, हम उन सारी चीजों को बात करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को, ठीक है। इस लाइव सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ हम शुरू करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि शारीरिक फिटनेस से आप क्या समझते हैं, ठीक है। मतलब कि शारीरिक फिटनेस से अगर 2 नंबर में ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है, 2 या 3 नंबर में ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, तो आपको किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करोगे। देखो क्या कहता है कि शारीरिक फिटनेस से आप क्या समझते हैं, या हो सकता है एग्जामिनर हमसे यूं पूछ ले कि शारीरिक फिटनेस को परिभाषित कीजिए, शारीरिक फिटनेस को आप अपने शब्दों में किस तरीके से व्याख्या करते हैं, वर्णन कीजिए। कुछ इस तरीके से एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछेगा और आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। एग्जामिनर क्या करेगा, क्वेश्चन का जो आंसर, देखो क्वेश्चन एक ही होता है और उसको पूछने के तरीके उसके पास बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीकों से वो क्वेश्चंस पूछता है। तो हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि शारीरिक फिटनेस से आप क्या समझते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में वो हमसे पूछ रहा है। आपको क्या बताना है कि देखो ये किसी व्यक्ति की बिना थके दैनिक कार्य करने की एक क्षमता होती है। मतलब कि एक व्यक्ति है वो बिना थकावट के, बिना रुकावट के किसी काम को अगर कंटिन्यूअसली कर रहा है, तो वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो बंदा बिल्कुल फिट है, ठीक है। तो शारीरिक फिटनेस उसी को एक्सप्लेन करता है। और इसके अलावा आप क्या कह सकते हो कि वो चंचल गतिविधियों में भाग लेना और फिर भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त क्षमता आरक्षित करने की एक क्षमता है, ठीक है। मतलब कि आ, आप सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हो कि एक व्यक्ति किसी भी कार्य को बिना रुके, बिना थकावट के अगर कर पा रहा है, तो वो उसकी शारीरिक फिटनेस को दर्शाता है, ठीक है। और आपको अगर अपने आंसर को बड़ा भी करना है तो आप ये लाइन भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। किसी भी ऐसी स्थिति में, आपात स्थिति में, ठीक है, और उसको निपटने के लिए, उस आपात स्थिति से निपटने के लिए, ठीक है, पर्याप्त क्षमता आरक्षित करना भी शारीरिक फिटनेस को दर्शाता है, ठीक है। इस तरीके से आप अपना आंसर ना कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं
अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि शरीर के दो बॉल और सॉकेट जो जोड़ होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हमें उनके नाम बताने हैं, ठीक है। मतलब कि शरीर के दो बॉल और सॉकेट जोड़ों के नाम बताइए। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। मतलब कि देखो आप बोल सकते हो जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, यानी कि हमारे कूल्हे के जॉइंट्स और हमारे जो शोल्डर के जॉइंट्स होते हैं, मतलब ये चीज जो देख रहे हो आप हिस्सा, इसको हम बॉल और सॉकेट के रूप में परिभाषित करते हैं, ठीक है। देखो, 2 बॉल और सॉकेट जोड़ों के नाम कंधे का जोड़ हो गया और आपका एक कूल्हे का जोड़ हो गया। मतलब 2 नाम हमसे पूछा था। एक हो गया हमारा शोल्डर का, ठीक है, मतलब शोल्डर का जो हिस्सा होता है, ये जो जॉइंट होता है हमारा इस तरीके का, ये, और एक हमारा कूल्हे का जोड़ होता है, ठीक है। देखो, मानव शरीर में एकमात्र बॉल और सॉकेट जोड़ जो है कंधे और कूल्हे में होता है, ठीक है, क्योंकि शरीर के अंगों के सिरों पर गति की बड़ी रेंज की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऐसे-ऐसे पॉइंट्स आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। और ऐसे लचीले जोड़ों को हिलने और बनाए रखने के लिए बहुत अधिक मात्रा में मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। तो जितनी जो हमारे मसल्स होते हैं, जो हमारी मांसपेशियां होती है, वो इन्हीं चीजों में ज्यादा वर्क करती है। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए, अगर 1 मार्क्स में आता है कि शरीर के 2 बॉल और सॉकेट के क्या नाम है, तो एक आपको बताना है हमारे जो शोल्डर का जोड़ हो गया, ठीक है, हमारे कंधे का जोड़ हो गया, एक हमारा होता है कूल्हे का जोड़, ठीक है। इस तरीके से आपको इसका आंसर करना है। उसके बाद आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेलों में बायोमैकेनिक्स क्या है, ठीक है। तो बायोमैकेनिक्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि अगर आप इस क्वेश्चन को विभाजित करोगे, ठीक है, तो बायो का अर्थ यहाँ पर होता है जीव, ठीक है। बायो का अर्थ मीनिंग यहाँ पे जीव होता है। मैकेनिक्स का क्या अर्थ होता है? यांत्रिकी, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? यांत्रिकी, मतलब कि जीव यांत्रिकी का अध्ययन, ठीक है। और इनका स्पोर्ट्स में क्या योगदान है, मतलब स्पोर्ट्स में ये क्या होता है, ठीक है। अगर हम बात करें खेलों के रूप में, तो खेलों के रूप में बायोमैकेनिक्स का डेफिनेशन, खेलों में बायोमैकेनिक्स का अर्थ क्या होता है। देखो, आपको कैसे इस क्वेश्चन को, अगर ये क्वेश्चन डेफिनेशन छोटा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, तो आप किस तरीके से उसका आंसर करोगे, ठीक है, किस तरीके से आप इसका आंसर करोगे। तो मानव का अध्ययन बायोमैकेनिक्स मस्कुलर, ठीक है, सिस्टम पर काम करने वाले बलों और इन बलों के प्रति शारीरिक ऊतकों की प्रतिक्रियाओं से संबंधित है। मतलब हमारी बॉडी जो किसी चीज को करती है, किसी चीज को ऐसा काम जिसपे हम फोर्स का यूज करते हैं, ठीक है, तो उस प्रतिक्रिया को ये हमारा बायोमैकेनिक्स दर्शाता है, ठीक है। देखो, बायोमैकेनिक्स को आंदोलन और मुद्रा के निर्माण में शामिल बलों का उपयोग करके आंतरिक या बाहरी बायोमैकेनिक्स के परिप्रेक्ष्य में मापा जाता है। तो ये छोटे-छोटे जो, देखो आपको क्या होगा ना कि फिजिकल एजुकेशन में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको आप पढ़ भी नहीं सकते हो और आपको लिखने में भी कठिनाइयाँ आती है, ठीक है? तो आप अपने जो आपकी स्पेलिंग एरर्स होती है उसको आपको थोड़ा-सा यहाँ पर कम करना है, ठीक है? उसको आप यहाँ पर थोड़ा-सा कम करोगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि मांसपेशी क्या है, ठीक है? मांसपेशी क्या है और मांसपेशी के प्रमुख प्रकारों की सूची बनाएँ, ठीक है? तो मसल्स जो होते हैं हमारे, मांसपेशी, उसकी डेफिनिशन हमें सबसे पहले बतानी है और कितने प्रकार की हमारे बॉडी के अंदर कितने प्रकार की मांसपेशियाँ होती है, उसके बारे में हमें बताना है, ठीक है? तो आपको मांसपेशी की अगर डेफिनिशन अगर आपके एग्ज़ाम में आता है, तो आप सबसे पहले ये कहोगे कि मांसपेशी एक नरम ऊतक होता है, ठीक है? सॉफ्ट टिश्यू होता है ये एक, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर एक सॉफ्ट टिश्यू है ये, ठीक है, जो क्या करता है, जो देखो ये हमारे हम मतलब मनुष्य में भी पाया जाता है और जानवरों में भी पाया जाता है। मतलब हम दोनों के अंदर एक सॉफ्ट टिश्यू के तौर पर ये पाया जाता है, ठीक है, दोनों में पाया जाता है। और आपको बताना है कि ये मांसपेशियां कई लोचदार तंतुओं से बना होता है, ठीक है, मतलब कि फ्लेक्सिबल जो तंतुज होते हैं हमारे बॉडीज के अंदर, ठीक है, तो उन तंतु से मिलकर ये बनता है। और हमारे शरीर में कितने हैं, तो 600 से अधिक है, 600 से ज्यादा मांसपेशियां पाई जाती है। तो आपको ये जो डाटा है, ये जो डेटा दिया गया है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। हो सकता है एमसीक्यूज में ये क्वेश्चंस आ जाए, तो आपको इसको भी अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो हमारे शरीर में कम से कम 600 से ज्यादा मांसपेशियां भी पाई जाती है। विभिन्न मांसपेशी समूह के कार्य अलग-अलग होते हैं, ठीक है। देखो, हर एक हमारी बॉडी में जितनी भी मांसपेशियां होती है, वो हर एक अलग-अलग तरीके से अलग-अलग रूप में कार्य करती है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। कुछ मांसपेशियां आपको तेजी से चलने में मदद करती है, कुछ मांसपेशियों का काम धीरे से काम करने के लिए होता है। तो हमारी बॉडी में विभिन्न-विभिन्न जगहों पर अलग-अलग प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है, जो क्या करता है, अलग-अलग हमें तरीके से काम करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। इसके प्रकारों की बात कर लेते हैं, तो प्रकार हमारे पास 3 हो गया, जैसे कि आप कहोगे कंकाल की मांसपेशियां, चिकनी मांसपेशी और हृदय की मांसपेशियां। तो ये 3 प्रकार आप इसमें मेंशन कर देना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, काइनेसियोलॉजी के प्रमुख उद्देश्यों की सूची बनाइए, ठीक है। काइनेसियोलॉजी के प्रमुख उद्देश्यों की सूची क्या-क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या मेंशन करोगे? आप मेंशन करोगे इसमें विश्राम पहले पॉइंट के रूप में।
दूसरे पॉइंट के रूप में आप मेंशन करोगे शरीर के संरेखण और मुद्रा को सही करना, मतलब काइनेसियोलॉजी के द्वारा क्या होता है, हमारी जो बॉडी का जो संरेखन है, ठीक है, और हमारी बॉडी की जो मुद्रा है, मतलब कि खड़े रहने की मुद्रा आप बोल सकते हो या बैठने की स्थिति, ठीक है, तो ये इन सारी स्थितियों को ये क्या करता है, ठीक करने में हमारी मदद करता है। तीसरा पॉइंट आप क्या मेंशन करोगे अपने एग्जाम के अंदर कि जोड़ों की गतिशीलता में वृद्धि करता है। जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, तो हमारे जॉइंट्स में वृद्धि करता है ये, ठीक है, उनकी जो गतिशीलता है उसको बढ़ाने में काइनेसियोलॉजी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। कौन कौन से जोड़ हो गए हमारे, जैसे हमारे शोल्डर के जॉइंट्स हो गए, हमारे जो ये गर्दन का जॉइंट्स हो गया, तो ऐसे ऐसे जॉइंट्स में क्या करता है, गतिशीलता में वृद्धि करता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में आप मेंशन करोगे कि मांसपेशियों को ताकत बढ़ाना, ठीक है, तो काइनेसियोलॉजी के अनुसार हम क्या करते हैं, इसकी सहायता से जो हमारे जो मसल्स होते हैं उनमें पावर आती है, ठीक है, हम अपनी मसल्स पावर को इंक्रीज करते हैं। तो ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स जो है आप इस कोश मतलब आपके अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको ये सारी चीजें ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मांसपेशियों की सहन शक्ति में भी वृद्धि करता है, ठीक है, तो ये आप फिफ्थ पॉइंट में आप मेंशन कर देना, ठीक है, आप थोड़ा सा ऐड कर देना कि काइनेसियोलॉजी के अनुसार, मतलब इसकी सहायता से काइनेसियोलॉजी हमारी मांसपेशियों की सहन शक्ति में वृद्धि करता है, हमारी ताकत, मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाने में वृद्धि करता है। तो आप इन सारे पॉइंटों को क्या करने वाले हो, अपने आंसर में लिखने वाले हो, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड करने वाले हो। उसके बाद अगर क्वेश्चन बड़ा होगा, अगर 6 नंबर का है तो आप क्या करोगे, ये हमारे समन्वय, नियंत्रण, संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, हमारी बॉडी का नियंत्रण, ठीक है, हमारी बॉडी का जो संतुलन होता है उन सारी चीजों में काइनेसियोलॉजी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारी चीजें आप बताओगे। अभ्यास प्रशिक्षण आप लिखोगे, श्वसन पुनः शिक्षा, तो ये सारी चीजें आप इस क्वेश्चन में ऐड करने वाले हो। अब बात करते हैं कल्याण। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हमसे पूछता है एग्जामिनर कि कल्याण के आध्यात्मिक घटक को परिभाषित कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि कल्याण के आध्यात्मिक घटक को हमें यहाँ पे परिभाषित करना है ना। देखो अगर आपका ये आपके अनुसार कल्याण की डेफिनेशन क्या हो सकती है, ठीक है, देखो किसी चीज से जुड़ा होना या स्वयं से अधिक जीवन को अर्थ देने वाले जो मूल्य होते हैं या हमारे सिद्धांत होते हैं, ठीक है, या हमारे नैतिकताओं और विश्वासों का एक समूह रखना, ठीक है। उसके बाद अपनी गतिविधियों का मार्गदर्शन करने के लिए उन सिद्धांतों को नियोजित करना, ये सभी आध्यात्मिक कल्याण के घटक है। तो आध्यात्मिक कल्याण के घटक में क्या आएगा, मतलब कि जो भी हमारे देखो जो मानव शरीर के जो मूल्य होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, उनके कुछ नैतिक घटक होते हैं, उन सारी चीजों को क्या करना, मतलब कि एक पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है, एक अपने अंदर विश्वास के साथ उन सारी चीजों को कार्य करने की जो स्थिति है, ये सारी नियोजित करना, प्लानिंग के थ्रू करना, ये सारी हमारी आध्यात्मिक कल्याण के घटक के अंदर आते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें मेंशन करोगे। नेक्स्ट है हमारा शरीर की सबसे लंबी और सबसे छोटी हड्डियों के नाम बताएं, ठीक है। तो शरीर मतलब छोटा सा क्वेश्चन है, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, और ये तो जीके का क्वेश्चन भी हो सकता है, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन जीके वाले एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी हो जाएगी, तो फीमर जो है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटी हड्डी की अगर हम बात करें तो ये हमारा स्टेपस है, जो हमारी कान के में मध्य, जो हमारा कान होता है उसके मध्य भाग में ये पाई जाती है, ठीक है, मध्य कान में ये स्थित होता है। सबसे छोटी हड्डी हमारा स्टेपस और सबसे बड़ी हड्डी हमारा फीमर कहलाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद कंकाल तंत्र के रूप में कम से हाँ, कंकाल तंत्र के रूप में कम से कम 2 कार्यों की सूची बनाइए, ठीक है, मतलब कंकाल तंत्र के रूप में हमें क्या करना है, 2 या 2 से अधिक कार्यों की सूची यहाँ पर हमें बनाना है, ठीक है। तो देखो जो हमारा कंकाल तंत्र होता है वो क्या करता है, इसके लिए एक सहायक तंत्र के रूप में काम करता है। हमारी बॉडी के जो हमारी बॉडी है उस बॉडी में जो कंकाल तंत्र है एक सहायक तंत्र के रूप में काम करता है, ठीक है, एक सहायक तंत्र के रूप में ये यहाँ पे काम करता है। उसके बाद ये अंगों को क्या करता है, हमारी जो बॉडी पार्ट्स है, हमारे जो बॉडी के जितने भी बॉडी पार्ट्स है उसको सबसे पहले तो एक सिक्योरिटी प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, साथ ही साथ गतिशीलता, ठीक है, गतिशीलता को हमारी बॉडी के अंदर जो गतिशीलता होती है उसको सक्षम बनाने का भी काम किसका है, कंकाल तंत्र का है। उसके साथ साथ रक्त कोशिकाओं को क्या करता है, ये निर्माण करने में मदद करता है, सहायता प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद शरीर को उसकी संरचना प्रदान करता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमारी बॉडी की जो संरचना है उसके संरचना में भी कंकाल तंत्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखना है। और खनिजों का भंडारण करता है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है।
ये सारी चीजें आप यहाँ पर इस क्वेश्चंस में ऐड करोगे। उसके बाद हमारा अगला बात करते हैं कि हड्डियों के 4 प्रमुख वर्गीकरणों के नाम बताइए, ठीक है। मतलब कि हो सकता है एग्जामिनर हमसे ये पूछ ले कि हड्डी को कितने भागों में विभाजित किया गया है, उनका नाम बताइए, या हड्डी को जो हड्डी के 4 मुख्य वर्गीकरण है उनके नाम बताइए। तो इस तरीके से अगर ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप बताओगे लंबी हड्डी, ठीक है, दूसरा छोटी, और तीसरा फ्लैट, और फोर्थ जो हो जाएगा हमारा अनियमित, ठीक है। अनियमित यानी कि जो स्टेबल नहीं है, हमारी बॉडी में ऐसी हड्डी जो कि स्टेबल नहीं है, उसको हम लोगों ने अनियमित हड्डी के अंदर रख दिया, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अधिक वजन और मोटापा क्या है, ठीक है। मतलब कि जो आपने देखा होगा जो मोटापा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोटे हैं अभी और जिनके अंदर वेट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वो क्या होता है, ठीक है। तो ये एक तरीके की एक बीमारी है। आप सबसे पहले ये लिखोगे कि एक तरीके की बीमारी है जिसमें मतलब वसा की जो मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज्यादा जमा हो जाती है। देखो, शरीर में अतिरिक्त चर्बी अक्सर मोटापे का कारण होती है, ठीक है। और आप ये ऐड कर देना अपने आंसर में कि मोटापे या अधिक वजन से हमारा अभिप्राय है जब किसी व्यक्ति में जो वसा की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसको हम मोटापे या अधिक वजन के तौर पर परिभाषित करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बताओगे कि अतिरिक्त मांसपेशी, हड्डी, पानी भी अधिक वजन होने में योगदान दे सकता है। किसी किसी की हड्डी भी बहुत ज्यादा योगदान देती है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको क्या बताना है, जो मोटे लोग होते हैं उनमें अक्सर शरीर में अत्यधिक मात्रा में चर्बी होती है, जिसको हम वसा के रूप में भी परिभाषित करते हैं, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में फैट कहते हैं। तो आपको सिंपल डेफिनेशन ये बतानी है कि मोटे मतलब जो मोटे लोग होते हैं या फिर मोटे मोटापे से आपका क्या अभिप्राय है। तो आप सिंपल लैंग्वेज में ये कहोगे कि किसी व्यक्ति के शरीर में, ठीक है, फैट की जो मात्रा है यानी कि जो वसा की जो मात्रा का अत्यधिक हो जाना, ठीक है, उसका वसा की मात्रा का अत्यधिक हो जाना वो हमारा मोटापे को दर्शाता है। और हम इसको बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई के थ्रू, ठीक है, देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि हम जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक चार्ट दिया गया है, शारीरिक फिटनेस का एक चार्ट दिया गया है, उसकी सहायता से हमें ये पता चल जाएगा कि कोई भी व्यक्ति है वो किस कैटेगरी में आता है, वो शारीरिक फिटनेस के किस कैटेगरी में आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे बता रखा है कि बॉडी मास इंडेक्स को देखकर यह निर्धारित हम लोग कर सकते हैं कि आपका वजन स्वस्थ है या आप अधिक वजन है या फिर आप मोटे हैं, ठीक है। बीएमआई वाला जो बॉडी मास इंडेक्स 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि इसका पूर्ण रूप लिखे, ठीक है। तो पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। ये आप कर देना इस चीज को। अगला है हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था में किस प्रकार की शारीरिक गतिविधियां की जा सकती है। जो हमारा प्रारंभिक जो प्राइमरी हमारा जो एज होता है बच्चों का, तो उस अवस्था में, ठीक है, बाल्यावस्था में हम कौन कौन सी एक्टिविटी को कर सकते हैं, ठीक है। हम कौन कौन सी एक्टिविटी को, ठीक है, हम कौन कौन सी एक्टिविटी को कर सकते हैं, ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवस्था में। देखो इस आयु वर्ग में ना, देखो क्या लिखा गया है कि इस आयु वर्ग में खेल गतिविधियां बहुत ज्यादा जोरदार नहीं होती, ठीक है। और क्योंकि शारीरिक क्षमताएं धीरे धीरे विकसित होती है, तो विभिन्न खेल और खेलों के सरल मूल सिद्धांतों से उन्हें परिचित कराया जाना चाहिए। छोटी मोटी एक्टिविटी हम उनको करा सकते हैं क्योंकि वो इतने डेवलप नहीं हुए हैं, वो इतने ग्रो अप नहीं किए हैं कि हम उनको किसी स्पोर्ट्स के लिए, उनको कोई स्पोर्ट्स खेलने के लिए दे, ठीक है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में हम ऐसी ऐसी एक्टिविटी कराएंगे जिससे वो अपना खुद का डेवलपमेंट शुरू कर सके, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अक्ष और समतल में क्या अंतर है, ठीक है। अक्ष और समतल में क्या अंतर होता है। तो ये थोड़ा साइंस का आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि एक वस्तु के चारों ओर घूमती है, मतलब कि अक्ष क्या होता है, जब एक वस्तु किसी एक अक्ष पर एक वस्तु रखी जाती है और चारों ओर घूमती है, ठीक है। जो एक सीधी रेखा है, जोड़ पर गति एक अक्ष पर केंद्रित तल में होती है, घूर्णन के 3 अक्ष मौजूद होते हैं। देखो यहाँ तक आप इस आंसर को कट कर देना, ठीक है, ये चीज आप यहाँ पर कट कर देना। आप लोग यहाँ से इसकी डेफिनेशन कुछ डिफरेंट हो जाएगी। बस ये ध्यान रखो, ये टॉपिक घूर्णन का टॉपिक आ गया कि घूर्णन क्या है कि उसके 3 अक्ष होते हैं। कौन सा, एक होता है धनु, एक होता है जो पीछे से आगे की ओर क्षैतिज होता है, ठीक है, अनुप्रस्थ होता है, और एक धनु तल के द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान दे देना, इस क्वेश्चन को हम लीव ही कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा खेल मनोविज्ञान के महत्व का उल्लेख करिए, यानी कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो होता है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके महत्व क्या क्या है। तो ये हमसे प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। खेल मनोवैज्ञानिक के महत्व का उल्लेख करना, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 3 या 5 नंबर में आ सकता है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट में हाईलाइट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इसको हाईलाइट कर लो, ये क्वेश्चन आ सकता है।
ठीक है। तो पहला पॉइंट आप क्या मेंशन करोगे, अगर ये प्रश्न हमसे एग्जामिनर पूछता है एग्जाम के अंदर, तो आप इसमें क्या मेंशन करोगे? देखो, अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आप बताओगे कि प्रदर्शन में सुधार, खेल मनोवैज्ञानिक का ज्ञान निर्माण करने को संशोधित करना, ठीक है। ये हमें मोटिवेट करता है। सबसे पहले तो एक आप पहला पॉइंट ये मेंशन करोगे कि खेल मनोविज्ञान की सहायता से जो खिलाड़ी होता है, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होता है, वो अपने अंदर आत्मविश्वास की भावना को विकसित करता है। पहला पॉइंट आप ये लिख देना। उसके बाद आप क्या बताओगे? खिलाड़ियों के प्रदर्शन और व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद करता है। सेकंड पॉइंट आप क्या मेंशन करोगे कि खिलाड़ियों के प्रदर्शन मतलब कि खेल मनोविज्ञान की भावना अगर खिलाड़ी के अंदर होगी, तो वो क्या करेगा, अपने जो भी स्पोर्ट्स वो खेलता है उस स्पोर्ट्स में, अपने खेल के अंदर वो क्या करेगा, अपने प्रदर्शन में बहुत अच्छा सुधार करेगा, ठीक है। और सुधार करने के साथ साथ वो अपनी पर्सनालिटी को भी डेवलप करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, अपनी व्यक्तित्व को भी, अपनी पर्सनालिटी को भी बहुत अच्छे से डेवलप करेगा, ठीक है। देन आप अगला पॉइंट क्या लिखोगे कि प्रेरणा और प्रतिक्रिया, उचित प्रेरणा और उचित प्रतिक्रिया खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाती है, ठीक है। वो लोग क्या होंगे, अधिक प्रेरणा अगर खेल मनोविज्ञान के द्वारा उन खिलाड़ियों के बीच जो मोटिवेशन है वो मोटिवेशन हाई होगा, ठीक है। और जिसके कारण क्या, अगर उनके अंदर मोटिवेशन ज्यादा होगा तो वो क्या करेंगे, अपने स्पोर्ट्स को, जो भी स्पोर्ट्स वो खेलते हैं उस स्पोर्ट्स में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर ऐड करोगे दूसरे पॉइंट के रूप में। और ये खिलाड़ियों को परामर्श देता है, इस खेल मनोविज्ञान द्वारा निर्देशित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम कर सकते हैं बेहतर चयन के बारे में। क्या? बहुत अच्छा चयन। देखो, अगर किसी स्पोर्ट्स में खेल मनोविज्ञान, अगर सारे खिलाड़ी उस खेल मनोविज्ञान से परिपूर्ण होंगे, ठीक है, मतलब जो कॉन्सेप्ट है हमारा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का, अगर सारे खिलाड़ी उस चीज से सहमत होंगे, तो ये क्या करेगा, खेलों का ज्ञान मनोविज्ञान कोचों को खिलाड़ियों के बेहतर चयन के लिए मार्गदर्शन करता है। खेल मनोविज्ञान के द्वारा जो हमारे कोच होते हैं, उनको ये सहायता मिल जाती है कि किस खिलाड़ी का चयन किया जाना चाहिए, किस खिलाड़ी को इस स्पोर्ट्स के लिए चयन करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बेहतर विकल्प का एक बेहतर विकल्प के रूप में बेहतर विकल्प के रूप में यहाँ पे खेल मनोविज्ञान साबित होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कल्याण क्या है, ठीक है, कल्याण क्या है, कल्याण का महत्व क्या है, ठीक है। कल्याण क्या है और कल्याण का महत्व क्या है? तो कल्याण की डेफिनेशन आपको बता देनी है कि किसी भी व्यक्ति का शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से विकास होना ही हमारा मतलब कल्याण होता है, ठीक है। कि वो अपने आप को सोसाइटी के अंदर, अपने आप को किसी भी चीज के अंदर बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित कर सके, अपने आप को डिफाइन कर सके, ठीक है। अब आप क्या इसकी लाइंस में ऐड और कर सकते हो कि अच्छी शारीरिक और मानसिक स्थिति में होना, मतलब कि एक व्यक्ति का एक अच्छी कंडीशन में होना, ठीक है। मतलब कि उसका जो स्वास्थ्य मानसिक रूप से भी अच्छा होना और शारीरिक रूप से भी अच्छा होना, ठीक है। उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य तंदुरुस्ती की नींव होती है। एक क्षेत्र में समस्याएं दूसरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। अगर आप मानसिक रूप से, सपोज करो कि कोई खिलाड़ी है, अगर वो फिजिकली फिट है लेकिन मेंटली फिट नहीं है, तो क्या वो किसी स्पोर्ट्स को खेल पाएगा? नहीं खेल पाएगा। तो कल्याण इसीलिए जरूरी होता है। कल्याण का महत्व क्या होता है? तो किसी खिलाड़ी को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उसको तंदुरुस्त करना, ठीक है। उसको क्या करना? तंदुरुस्त करना, ठीक है। देखो, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो, अगर आप सपोज कोई एक ऐसा स्पोर्ट्समैन है, एक ऐसा खिलाड़ी है जो क्या है, बहुत अच्छा, मतलब जिसकी हाइट भी अच्छी है और वो बिल्कुल बहुत बॉडी फिट है उसकी, ठीक है, लेकिन वो मेंटली क्या है, मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है, तो क्या हम उस खिलाड़ी को क्या किसी स्पोर्ट्स में भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। तो इसलिए कल्याण का महत्व यहाँ पर निकल कर सामने आता है कि कल्याण अगर नहीं होगा तो हम किसी खिलाड़ी को अच्छे से पहचान नहीं पाएंगे, चयन नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे से ना जुड़े हुए होते हैं, और कल्याण की डेफिनेशन ही यही होती है कि किसी खिलाड़ी की शारीरिक मानसिक स्थिति को तंदुरुस्त होना, किसी खिलाड़ी का शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तंदुरुस्त होना ही कल्याण कहलाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर देना इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं परीक्षण, मापन और मूल्यांकन के बीच अंतर बताइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर सामने आ गया है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 या 3 नंबर में ये जो क्वेश्चन है पक्का आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आपको जो क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आप इस क्वेश्चन से छूट ना जाए, ठीक है। हमसे क्या पूछा है? परीक्षण, मापन और मूल्यांकन के बीच अंतर बताइए, खेलों में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो परीक्षण की हम सबसे पहले यहाँ पर व्याख्या करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि मेजरमेंट क्यों जरूरी होता है, मतलब कि मापन क्यों जरूरी है, ठीक है। देखो, परीक्षण को हम बोल सकते हैं टेस्ट, एक तरीके से हम टेस्ट बोल सकते हैं।
टेस्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि टेस्ट से हमें ये पता चल जाएगा कि कोई खिलाड़ी किसी स्पोर्ट्स में कैसा परफॉर्म करेगा, ठीक है, या किस तरीके से उसका परफॉर्मेंस अभी तक रहा है। तो परीक्षण जो होता है किसी खिलाड़ी की योग्यता को मापने का बहुत अच्छा एक तरीका है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मापन के बारे में। तो मेजरमेंट क्या होता है? तो मेजरमेंट में भी हमें ये पता चलता है कि कोई खिलाड़ी किस हद तक वो खिलाड़ी अपने आप को तैयार कर पा रहा है, ठीक है। सपोज करो हम यहाँ पे मेजरमेंट के लिए क्या करेंगे, हार्वर्ड टेस्ट कराएंगे, ठीक है। उसके लिए हम उसका रनिंग टेस्ट करवाएंगे, उसकी एबिलिटी को जानने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को जानने के लिए हम देखेंगे कि वो कितना रनिंग कर पा रहा है, ठीक है। उसकी हृदय की गति को मापने के लिए टेस्ट कराया जाएगा। तो मेजरमेंट में हम ये सारी चीजें कराएंगे। और मूल्यांकन में क्या होगा? फिर मूल्यांकन में हम उसको जांचेंगे, ठीक है। हम उसको मूल्यांकन निकालेंगे उसका कि ये खिलाड़ी जो है इस चीज में बहुत अच्छा है तो इसको इस चीज में भेजते हैं, और ये खिलाड़ी इस चीज में अच्छा है तो उसको दूसरी चीजों में भेजेंगे। तो हम उसका मूल्यांकन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि खेलों में इसका महत्व पर प्रकाश डालिए। अब खेलों में परीक्षण कराना क्यों जरूरी है? खेलों में मापन कराना क्यों जरूरी है? खेलों में जो मूल्यांकन होता है ये जरूरी क्यों हो जाता है? तो ये हमारा प्रश्न हमसे निकलकर सामने आता है। तो आपको बताना है, वे छात्रों के प्रवेश व्यवहार के संबंध में ज्ञान प्रदान करने में मदद करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या बताओगे? प्रत्येक छात्र के लिए यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना, प्रशिक्षित करना और स्पष्ट करने में मदद करता है। वे इस बात का मूल्यांकन करने में सहायता करते हैं कि उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, ठीक है। तो किस सीमा तक आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पा रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर देना। नेक्स्ट है हमारा कि अक्ष गति के विभिन्न प्रकार क्या है? एक अक्ष गति के विभिन्न प्रकार क्या है? तो 3 प्रकार है। एक है ललाट, धनु और ऊर्ध्वाधर, ठीक है। 3 पॉइंट आप मेंशन कर देना, 1-2 नंबर में ये पूछेगा। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है परीक्षण और मापन के उद्देश्य क्या-क्या है? मतलब कि जो हमारा टेस्ट होता है और जो हमारा मेजरमेंट होता है, ठीक है। टेस्ट और मेजरमेंट का उद्देश्य क्या है, ठीक है। मतलब इनका परीक्षण और मापन का उद्देश्य क्या है? तो मैंने आपको बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि परीक्षण क्यों जरूरी है। परीक्षण से क्या होगा? हमें खिलाड़ी के परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाएगा कि ये खिलाड़ी किसी स्पोर्ट्स को कितना अच्छा खेलता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा परीक्षण जरूरी हो गया। अब मापन में क्या होगा? मापन में हमें उसकी जो शारीरिक गतिविधियां है, ठीक है, किसी खिलाड़ी की शारीरिक गतिविधियों के बारे में हमें यहाँ पर मापन से पता चलेगा कि कोई खिलाड़ी कितना प्रैक्टिकली कितना फिट है, ठीक है। वो किस रूप में किस हम बोल सकते हैं कि वो किस हद तक वो एकदम फिट है, ठीक है। तो परीक्षण और मापन का उद्देश्य यही होता है। परीक्षण के लिए हम क्या करते हैं? कुछ टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, मापन में भी हम टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाते हैं। देखो आपको क्या ऐड और करना है अपने आंसर में, अगर आप बड़ा करोगे तो आप ये लिख देना कि आवश्यकता और जरूरत के अनुसार लक्ष्य या लक्ष्य को निर्धारित करना परीक्षण और मापन से आसान हो जाता है, ठीक है। कोई उसके बाद शारीरिक शिक्षा के शिक्षक परीक्षण और मापन उपकरणों का उपयोग कर विद्यार्थियों के विकास या सटीक आकलन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप इसमें ऐड कर दोगे। उसके बाद बात करते हैं मूल्यांकन के बारे में। मूल्यांकन क्या है? तो हमारे पास देखो, अब हमारे पास मान लो बहुत सारे 5 या 6 खिलाड़ी है, 5-6 खिलाड़ी का हमने टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद हमने उनका मापन किया। अब हम क्या करेंगे? हम उनको मूल्यांकन निकालेंगे कि हमें ये पता चल जाएगा मूल्यांकन से कि किस खिलाड़ी के अंदर कौन सी चीज में, कौन सा खिलाड़ी किस चीज में बहुत ज्यादा बेटर है और उस चीज को बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीजों को हम मूल्यांकन के अंदर रखेंगे, ठीक है। अच्छा, बीएमआई निकालने का अभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसको भी एक बार हाईलाइट कर लो इंपॉर्टेंट में, कि हो सकता है कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी दे सकता है आपको और पूछेगा कि क्या ये व्यक्ति स्वस्थ, जो शारीरिक विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, उनके अनुसार दिए गए शारीरिक फिटनेस के चार्ट के अनुसार क्या वो व्यक्ति फिट है या नहीं है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, विलास एक पुरुष है जिसका वजन कितना है? 90 किलोग्राम है। 90 केजी का एक बंदा है, ठीक है, जिसका नाम है विलास, ठीक है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है विलास, ठीक है। और उसकी ऊंचाई कितनी है? 1.7 मीटर है, ठीक है। 1.7 मीटर क्या है? उसकी ऊंचाई है, ठीक है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 1.7। और ये कितना है? उसका वजन है, ठीक है। उसका बीएमआई पता करे, साथ ही बताए कि वह किस श्रेणी में आता है, ठीक है। तो उसको हमें बीएमआई निकालना था। बीएमआई निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? बीएमआई इज इक्वल टू उसका वेट जो होता है, ठीक है। वेट के साथ हम नीचे लिखते हैं हाइट, ठीक है। हाइट का स्क्वायर या h इंटू एच भी आप कर सकते हो। तो ये मेरा बीएमआई का फॉर्मूला होता है। बीएमआई इज इक्वल टू वेट अपॉन में हाइट का स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले के अनुसार हम क्या कर सकते हैं? उसका
बीएमआई निकाल सकते हैं। तो इस पे विलास का बीएमआई निकल के आया है 26.4 केजी, ठीक है, 26.4 केजी मीटर पर स्क्वायर। तो क्या ये इसका मतलब है कि ये क्या है, इसका जो वजन है वो ज्यादा है, यानी कि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार, शारीरिक फिटनेस की रिपोर्ट के अनुसार इसका जो वेट है वो ज्यादा है, ठीक है। देखो हम इसको किस श्रेणी में रखेंगे, तो बीएमआई की श्रेणी का वर्णन, वर्गीकरण जो है कुछ इस तरीके से किया गया है, जिसमें 18.5 के नीचे अगर आपका बीएमआई आता है तो आप कम वजन की कैटेगरी में आओगे। 18.5 से लेकर 24.9 की कैटेगरी में अगर आपका आता है तो आप नॉर्मल वेट की कैटेगरी में आओगे, ठीक है। और 25 से लेकर अगर 29.9 की कैटेगरी में आप आते हो तो आप अधिक वजन की कैटेगरी में आओगे। उसके बाद 30 पॉइंट से लेकर अगर आप 34.9 की कैटेगरी में आते हो तो आप मोटापे की कैटेगरी में आओगे, ठीक है। और अगर आप 35 से भी क्रॉस कर जाते हो और 39.9 के बीच में रहते हो तो आप मोटापे की दूसरी स्थिति में आते हो, यानी कि मोटापे के दूसरे वर्ग में आते हो। उसके बाद अगर आप 40 से भी ज्यादा क्रॉस कर जाते हो, अगर आपका बीएमआई 40.0 से प्लस जाता है या 40.0 में है तो आप मोटापे की तीसरी कैटेगरी में आते हो, ठीक है। आप वर्ग 3 के मोटापे की कैटेगरी में आते हो। यहाँ पे विलास का जो बीएमआई था वो कितना गया था, 26.4 गया था, यानी कि वो किस कैटेगरी में आएगा, वो आएगा हमारा 26 इस कैटेगरी में आएगा, यानी कि अधिक वजन की कैटेगरी में विलास आएगा, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है कि शारीरिक फिटनेस के घटक की व्याख्या करें। शारीरिक फिटनेस के कौन कौन से घटक है, तो सबसे पहले आप क्या बताओगे कि शारीरिक फिटनेस के घटक में गति बताओगे, ठीक है। मतलब कि गति क्या है, शारीरिक फिटनेस के घटक का एक गति रूप है, ठीक है। गति की सहायता से हम क्या करते हैं, गति की डेफिनेशन दे देना आप, ठीक है। गति क्या है, कार्य करने की एक क्षमता है, ठीक है। तीव्र गति से गति करना या कम समय में गति करने की एक क्षमता, और खेल जैसे तेज लय के साथ अभ्यास करना, गति, सहनशीलता, पुनरावृत्ति, त्वरण, ये सारी पॉइंट आप इसमें मेंशन कर दोगे। उसके बाद शारीरिक फिटनेस के घटक में दूसरा पॉइंट आप लिखोगे ताकत का, ठीक है, यानी कि पावर। आप लिखोगे पावर, जिसके अंदर ज्यादा पावर होगी वो ज्यादा अच्छा पंच कर सकता है, ठीक है, वो ज्यादा बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर। देन आप ऐड करोगे सहन शक्ति, ठीक है, क्या ऐड करोगे आप, सहन शक्ति तीसरे पॉइंट में। मतलब कि शारीरिक फिटनेस के कौन कौन से घटक हो गए, पहला घटक आप बात करोगे गति, दूसरा घटक में आप बताओगे ताकत, तीसरे आप पॉइंट में बताओगे सहन शक्ति, ठीक है। किसी भी चीज को करने, मतलब कि किसी भी चीज को बनाए रखने की स्थिति, ठीक है, निरंतर बनाए रखने की स्थिति को हम सहन शक्ति के रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप फोर्थ पॉइंट में एक्सप्लेन करोगे लचीलापन, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, कि हम किसी स्पोर्ट्स को कितने फ्लेक्सिबल होकर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, कितना हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं फ्लेक्सिबल होकर। तो ये सारी चीजें आप इसमें ऐड करोगे। देन आप बताओगे समन्वय क्षमता, ठीक है, समन्वय क्षमता, ये क्षमता शरीर को पूर्णता और दक्षता के साथ गति करने की क्षमता को प्रदान करना, ठीक है। साथ ही हम बोल सकते हैं कि यह बिना असंतुलित हुए, मतलब कि अपना संतुलन खोए बिना, ठीक है, कम से कम समय में निर्धारित या दिशा में बदलने की क्षमता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आप 6 नंबर के क्वेश्चन में ना इसको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर में बहुत बार पूछा गया है, हम इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख देते हैं, ठीक है। देखो जितने भी क्वेश्चन मैंने इंग्लिश के एग्जाम में आप सभी को बताए थे कि इंग्लिश के पेपर में ये सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, लगभग लगभग वही क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं अभी आपको फिजिकल एजुकेशन के इस टॉप 50 क्वेश्चंस में बता रहा हूँ, वहां से भी अगर जो मैं बता रहा हूँ उसको आप हाईलाइट कर लो, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाए, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, तो निदान में परीक्षण और माप की क्या भूमिका है, ठीक है। तो देखो किसी व्यक्ति की शारीरिक शिक्षा गतिविधि से संबंधित ताकत, उसकी कमजोरी, ठीक है, उसकी सीमाओं की पहचान करने के लिए निदान जो है बहुत जरूरी हो जाता है। निदान क्या करता है, तो छात्रों की जरूरत को पहचानने में सहायता करता है। हमें निदान से ये पता चलता है कि जो छात्र है, जो स्पोर्ट्समैन है, जो भी खिलाड़ी है, उसका इंटरेस्ट किस चीज में आ रहा है, ठीक है। साथ ही शारीरिक शिक्षा अभ्यासों के दौरान प्रत्येक छात्र की क्षमता का आकलन करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब कि फिजिकल एजुकेशन के दौरान हम हर एक स्पोर्ट्समैन, हर एक छात्र की जो क्षमता है, ठीक है, जो क्षमता है उसको आकलन करने में हमारे लिए जो निदान है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। चलिए साथ ही अगला बात करते हैं, किशोर अवस्था को परिभाषित कीजिए। तो किशोर अवस्था सभी को पता होगा क्या होता है, मतलब कि
किशोर अवस्था अत्यधिक तनाव और दबाव, तूफान और संघर्षों की अवधि है। किशोर अवस्था बचपन से व्यस्तता परिवर्तन की अवधि है। जब हम अपनी बाल्य अवस्था से जब हम अडल्ट एज में आ जाते हैं तो उस एज की टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, हम किशोर अवस्था बोलते हैं, ठीक है। उस टाइम पीरियड को हम लोग किशोर अवस्था यहाँ पर बोलते हैं। अब है हमारा बायोमैकेनिक्स के विभिन्न सिद्धांत क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा बायोमैकेनिक्स के विभिन्न सिद्धांत क्या है, ठीक है। हमारे सिद्धांतों की बात की गई है यहाँ पे। तो देखो आप बताओगे गणितीय मॉडलिंग, कंप्यूटर सिमुलेशंस, खेल प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए, चोट कम करने के लिए बायोमैकेनिक्स बहुत ज्यादा मदद करता है हमारी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इसमें ऐड कर देना। नेक्स्ट है हमारा प्रशिक्षण और व्यायाम में अंतर बताइए, ठीक है। प्रशिक्षण क्या होता है, ठीक है, और व्यायाम एक्सरसाइज क्या होता है और ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, ठीक है। ये हमसे पूछा गया। देखो व्यायाम एक ऐसी चीज है जो हमें वर्तमान में अपने सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, ठीक है, और एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है ना जो हम अपनी बॉडी को, जो हमारा शरीर है उसको स्वस्थ रखने के लिए हम नियमित अपने दैनिक दिनचर्या में जो चीज करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, उसको हम व्यायाम कहते हैं। चाहे हम वॉक करें इन चीजों में, ठीक है, या कुछ भी करें तो वो मेरा व्यायाम की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है हमारा, हम व्यायाम क्यों करते हैं, ताकि हम भविष्य में फिट रह सके, ठीक है। हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं, हम लोग जिम क्यों जाते हैं, बॉडी क्यों बनाते हैं, ठीक है, सुबह मॉर्निंग वॉक क्यों करते हैं, ताकि हम अपना स्वास्थ्य को अच्छा रख सके, हम भविष्य में आने वाली जो भी हम अपने हेल्थ का बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके। तो इसलिए व्यायाम क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसका उपयोग देखो भविष्य में किसी अधिक चुनौतीपूर्ण फिटनेस लक्ष्य या उपलब्धि के लिए प्रशिक्षित करना नहीं है। व्यायाम जिसमें अधिक परिभाषित लक्ष्य को ध्यान में रखा जाता है उसे हम लोग प्रशिक्षण कहते हैं। अब व्यायाम करने के लिए जो चीजों, कभी कभी हमें हेल्प की भी जरूरत पड़ जाती है, हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमें नहीं पता किस तरीके से किया जाता है, तो हम उसको प्रशिक्षण के रूप में यहाँ पर देखते हैं कि हम किस तरीके से उस चीज को और बेटर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, किस प्रकार खेल प्रशिक्षण खेलों में प्रशिक्षु के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है, ठीक है। तो देखो पूछा गया हमसे कि किस तरीके से आपके अनुसार जो प्रशिक्षण है, ठीक है, प्रशिक्षण किस प्रकार खेल में प्रशिक्षकों के जीवन का एक हिस्सा बन चुका है, ठीक है, एक कंपल्सरी पार्ट हो चुका है, ठीक है। तो देखो प्रशिक्षण क्या करता है, शरीर को समय के साथ साथ ताकत और सहन शक्ति को विकसित करने में हमारी मदद करता है, हमारे कौशल के स्तर को बढ़ाने में हमारी मदद करता है, साथ ही हमारे प्रेरणा हमें मोटिवेट करता है, ठीक है, मतलब कि हमारी महत्वाकांक्षा और हमारे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हमारा जो आत्मविश्वास है, उसको बढ़ाने में भी ये बहुत ज्यादा मदद करता है। उसके साथ साथ एथलीट प्रशिक्षण के माध्यम से अपने खेल के बारे में अधिक जान सकते हैं। देखो जो जितने भी हमारे स्पोर्ट्समैन होंगे, जितने भी हमारे एथलीट होंगे, वो क्या करेंगे, प्रशिक्षण की सहायता से, ट्रेनिंग की सहायता से वो अपने स्पोर्ट्स के बारे में, जो भी स्पोर्ट्स वो खेलते हैं उस स्पोर्ट्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान पाएंगे, ठीक है। उसके साथ और वे स्वस्थ शरीर और दिमाग को बनाए रखने का महत्व भी सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने दिमाग को हेल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चंस अभी हमने डिस्कस किए हैं। अब हम दोबारा से 25 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वाले, तो टोटल हम 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ से 25 क्वेश्चन और आपको डिस्कस करने हैं, तो टोटल आपके 50 क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे आपको आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, देखो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि शारीरिक शिक्षा से आपका क्या, आप क्या समझते हैं, आपका क्या तात्पर्य है, आपको यहाँ पे क्या करना है, फिजिकल एजुकेशन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, शारीरिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। तो देखो आपको ये, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप कैसे आंसर कर सकते हो। देखो शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह हिस्सा है, मतलब कि फिजिकल एजुकेशन एक एजुकेशन है का एक पार्ट है, ठीक है, जो किसी व्यक्ति को हरफन मौला बनाने के लिए स्वास्थ्य, ठीक है, आप यहाँ पे स्वास्थ्य वर्ड ऐड करोगे, उसके बाद खेल, एथलीट, टूर्नामेंट, मनोरंजन, शरीर और अंतर्निहित मांसपेशियों, अंग, दिमाग, आत्मा से संबंधित है, ठीक है। मतलब फिजिकल एजुकेशन क्या है, तो एक हमारा एजुकेशन का एक पार्ट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम हम अपने हेल्थ को, हमारा जो स्पोर्ट्स होता है, हमारे एथलीट, हमारे टूर्नामेंट, ठीक है, साथ ही साथ हमारे इंटरटेनमेंट और हमारे बॉडी के जितने पार्ट्स होते हैं,
चाहे वो हमारा दिमाग हो, हमारा ब्रेन हो, ठीक है, हमारी सोल, हमारी आत्मा, इन सारी चीजों से संबंधित होता है, उसको हम शारीरिक शिक्षा का नाम देते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? आगे बढ़ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अब हमने पढ़ लिया शारीरिक शिक्षा होती क्या है, लेकिन अब हमें पढ़ना है कि इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है इसका, तो आपको बताना है। देखो, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो शारीरिक शिक्षा सुविधाएं और व्यक्ति और समूहों के लिए उन गतिविधियों में भाग लेने के लिए पर्याप्त समय जो शारीरिक रूप से स्वास्थ्य, ठीक है, मानसिक, उसके साथ साथ मानसिक रूप से उत्तेजक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ हो। ठीक है, मतलब फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य अगर हम मोटिव लेके चले तो ये व्यक्ति को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। ठीक है, साथ ही साथ उसको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तंदुरुस्त करने में भी मदद करता है। यही शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। अगर हम बात करें कि फिजिकल एजुकेशन क्यों जरूरी है, क्यों आप लोगों को फिजिकल एजुकेशन पढ़ाया जाता है, ताकि आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में पता चल सके। ठीक है, कि आपको आपके शरीर के बारे में पता चल सके कि आप शारीरिक रूप से किस तरीके से और तंदुरुस्त हो सकते हो, मेंटली आप कैसे स्ट्रांग हो सकते हो। तो उन सारी चीजों में शारीरिक शिक्षा हमें मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि शारीरिक शिक्षा पढ़ने के पश्चात हम कौन से करियर अपना सकते हैं। ठीक है, देखो, अगर आप शारीरिक शिक्षा को पढ़ रहे हो एज अ सब्जेक्ट अगर आप शारीरिक शिक्षा को पढ़ रहे हो, तो आप भविष्य में ऐसे कौन कौन से करियर है जिनमें आप अपने आप को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखो, शारीरिक शिक्षा पढ़ने के पश्चात हम निम्नलिखित कैरियर अपना सकते हैं। आप विभिन्न विभिन्न कैरियर को अपना सकते हो, जैसे कि आप फिजिकल एजुकेशन का टीचर बन सकते हो, आप कोई भी खिलाड़ी भी बन सकते हो, शारीरिक शिक्षा के बाद लेखक बन सकते हो, आप रिपोर्टर, खेल वैज्ञानिक आप बन सकते हो, आप न्यायाधीश, मैदान कर्मचारी, योग प्रशिक्षक बन सकते हो। तो ये सारे चीजें हैं, मतलब कि अगर आप शारीरिक शिक्षा को पढ़ते हैं और उसके उद्देश्य को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आप इन सारी चीजों में से कुछ भी बन सकते हो भविष्य में। तो शारीरिक शिक्षा के बाद हमारे सामने बहुत सारे करियर उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्राचीन और आधुनिक खेलों में अंतर बताइए। ये प्रश्न आपका एग्जाम में आ सकता है, इसको आप इंपॉर्टेंट में हाईलाइट कर लो। ठीक है, कि प्राचीन और आधुनिक खेलों में अंतर क्या होता है, कि प्राचीन के खेल क्या होते थे और अभी जो आधुनिक खेल चल रहा है उसमें अंतर क्या क्या है। ठीक है, देखो, प्राचीन और आधुनिक की जब बात आएगी तो आपको इस तरीके से कुछ टेबल बना के अपना आंसर को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, एक तरफ आप प्राचीन लिख दोगे, एक तरफ आप आधुनिक लिखोगे। प्राचीन खेल का आयोजन कब किया गया था? केवल यूनान में आयोजन इसका होता था। और आधुनिक खेल का दुनिया में कहीं भी, मतलब कि अभी आप देखोगे तो वर्तमान में हम कहीं भी, वर्ल्ड में हम कहीं भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं खेलों को। लेकिन प्राचीन समय में कहाँ होता था? केवल यूनान में होता था। भागीदारी की अगर हम बात करें तो इसकी भागीदारी केवल यूनानी लोग ही भागीदार होते थे इस खेल में, प्राचीन खेलों में। और आधुनिक में अगर हम बात करें तो किसी भी देश का खिलाड़ी इसमें भाग ले सकता है। पहला पॉइंट, प्राचीन में कौन आयोजक था? तो सिर्फ प्राचीन यूनान देश। ठीक है, और आधुनिक में हम कहीं भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। प्राचीन का दूसरा पॉइंट, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? सिर्फ यूनानी लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन आधुनिक खेलों में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? कोई भी, ठीक है, किसी भी देश का खिलाड़ी इसमें भागीदार बन सकता है। ठीक है, ये धार्मिक उत्सव इसमें आप लिख सकते हो, और इसमें क्या लिखोगे? विश्व शांति और विश्व विकास। ठीक है, प्राचीन खेल कितने दिनों तक चलता था? तो 5 दिनों तक चलता था, लेकिन आधुनिक खेल 16 दिनों तक चलता है। ठीक है, और ये कब ऑर्गेनाइज हुआ होते हैं? प्राचीन खेल हम 4 साल में एक बार कराते हैं। ठीक है, 4 साल में हम एक बार कराते हैं। और आधुनिक खेल को भी हम 4 साल में एक बार ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो ये सारी चीजें आप इसमें डिफरेंशिएट, अगर आपको अंतर करने को बोले तो आप कुछ इस तरीके से कर देना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुख्य कार्य लिखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट में हाईलाइट कर लो इस क्वेश्चन को भी, आप लोग क्या कर लो, इंपॉर्टेंट में हाईलाइट कर लो इसको भी। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम इंपॉर्टेंट में हाईलाइट कर लेंगे, क्योंकि ये भी 3 या 5 में पूछ लेगा आपसे, एग्जाम में 3 या 5 में ये क्वेश्चन पूछ लेगा डेफिनेटली। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुख्य कार्य क्या क्या हो जाएंगे, मतलब कि वो कैसे कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले आप क्या बताओगे? ओलंपिक खेलों के आयोजन स्थल का निर्णय लेना, मतलब कि हम ओलंपिक खेल कहाँ करा सकते हैं उसका क्या करेंगे हम? आयोजन, मतलब कि आयोजन हमें कहाँ करना है उसके का निर्णय कौन लेता है? तो ओलंपिक समिति लेती है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति निर्णय लेती है। दूसरा, खेल संस्थानों को बढ़ावा देना। ठीक है,
खेल संस्थानों को बढ़ावा देना और उनकी सहायता करना, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट आप लिखोगे कि खेल संस्थानों को बढ़ावा देना और उनकी सहायता करना। तीसरा, खेलों में नैतिकता के साथ साथ खेलों के माध्यम से युवाओं को शिक्षा भी प्रदान करना, मतलब कि स्पोर्ट्स के दौरान जो हमारे स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके अंदर जो हमारे शिक्षा होती है, ठीक है, खेलों से रिलेटेड जो एजुकेशन होता है उनको बढ़ावा देना। तीसरा क्या मेंशन करोगे, फोर्थ पॉइंट, खेल कूद के साथ संस्कृति और शिक्षा को संयुक्त करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करना, मतलब कि खेलों के साथ साथ जो कल्चर्स होते हैं उनको भी प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना। अगला है कपालभाति। कपालभाति प्रणाम है या यौगिक क्रिया, टिप्पणी कीजिए, ठीक है। कपालभाति एक व्यायाम है या एक यौगिक क्रिया है, हमें यहाँ पर ये चीज बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप बताओगे कपालभाति जो है एक यौगिक क्रिया है, ठीक है, जो मस्तिष्क, ठीक है, के जो मस्तिष्क के अग्रभाग, ठीक है, अग्रभाग के शुद्धिकरण के लिए श्वास तकनीक के माध्यम से कार्य करता है, ठीक है। कुछ मिसप्रिंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन आप समझ जाना कि लैंग्वेज जो है, जो हम आंसर है वो क्या कहना चाहता है, ठीक है। देखो, कपालभाति यौगिक क्रिया है जो मस्तिष्क के अग्रभाग, ठीक है, जो मस्तिष्क के अग्रभाग के शुद्धिकरण के लिए श्वास तकनीक के माध्यम से कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, समाधि ध्यान के लिए पहले क्या पूर्व प्रेषित है, ठीक है। तो देखो, यम नियम को समाधि ध्यान के लिए पहला पूर्व प्रेषित माना गया है। यम नियम आपको करना है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, यम नियम को करोगे। उसके साथ साथ जिसमें ये यम में ठीक है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योग के महत्व को समझाइए, ठीक है। योग के महत्व को हमें यहाँ पे बताना है। इंपॉर्टेंट में आप लोग हाईलाइट कर लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट में इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर लो, बहुत पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन। तो योग के शारीरिक और मानसिक व्यायाम होते हैं जिनमें हमारे शरीर को लाभ होता है, ठीक है। कैसे कैसे लाभ, तो देखो, योगा की सहायता से हम क्या करते हैं, हमारा शरीर जो है तंदुरुस्त रहता है, हमारी जो बॉडी है बिल्कुल फिट रहती है। साथ ही साथ हृदय और फेफड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि आती है, ठीक है। योग की सहायता से जो हमारा हार्ट होगा, जो हमारा हार्ट है और जो हमारे लंग्स है, उनकी जो कार्य क्षमता है, जो उनका वर्क, हम बोल सकते हैं कि उनको वर्क करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है, ठीक है। नियमित अभ्यास से शरीर रोग मुक्त हो जाता है। अगर हम डेली योग करते हैं तो योग की सहायता से हमारे जो शरीर में जितने भी रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं, ठीक है। फोर्थ क्या करोगे, थकावट को दूर करने में सहायक होता है। मतलब कि योग अगर आप सुबह सुबह उठ के अगर आपने कोई सा भी योगा कर लिया तो पूरा दिन आपका एक नंबर जाने वाला है, ठीक है। तो आपको थकावट बिल्कुल नहीं होने वाली है। फिफ्थ, शारीरिक आसन में सुधार आता है, ठीक है। और साथ ही साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ध्यान का खेल में क्या योगदान है, ठीक है। मतलब कि अटेंशन का स्पोर्ट्स में क्या योगदान है, क्यों अटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, हमसे प्रश्न ये पूछ रहा है। एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि ध्यान का बताओ खेल में क्या योगदान होता है। तो आपको बताना है पहला पॉइंट क्या, कि ध्यान लगाने से एकाग्रता बढ़ती है, ठीक है। ध्यान लगाने से क्या होता है, एकाग्रता बढ़ती है। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट आप क्या मेंशन करोगे, कि ध्यान लगाने से ध्यान लगाने से जो हमारे शरीर को क्या मिलता है, आराम मिलता है, ठीक है। ध्यान लगाने से हमारे शरीर को क्या मिलता है, आराम मिलता है। ध्यान लगाने से हम अपने तनाव को दूर करते हैं, जो एंजाइटी हमारे बॉडी के अंदर होती है हम उस एंजाइटी को दूर करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आप क्या मेंशन करोगे, कि ध्यान लगाने से जो हमारा तंत्र है, ठीक है, जो हमारा तंत्र है उसकी क्रिया क्षमता में सुधार होता है, ठीक है। फिर आप बताओगे हम अपने गुस्से पर काबू कर पाते हैं, ठीक है। अगर आप डेली मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, ठीक है, तो आप अपने गुस्से पर काबू पा सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योग निद्रा की विस्तृत रूप से अभ्यास करें या ध्यान बढ़ाने के लिए व्याख्या करें, ठीक है। तो योग निद्रा का क्यों जरूरी है, देखो, योग निद्रा का क्या अर्थ होता है, तो आध्यात्मिक निंदा। क्या अर्थ होता है, आध्यात्मिक निंदा, ठीक है। अब इसके बढ़ाने के क्या क्या हमें क्या बताना है, व्याख्या करना है ना। देखो, योग निद्रा के लाभ निम्नलिखित है। कैसे कैसे, योग निद्रा से आप क्या कर सकते हो, दिन भर तरोताजा रहना, ठीक है। मतलब अगर आप आध्यात्मिक ध्यान करते हो, ठीक है, आध्यात्मिक निंदा अगर आप करते हो तो आप पूरे दिन बिल्कुल परफेक्ट रहोगे, बिल्कुल आप लोग तंदुरुस्त रहोगे। सेकंड पॉइंट आप क्या मेंशन करोगे,
शरीर या मस्तिष्क का स्वस्थ रहना, ठीक है। योग निद्रा की सहायता से आपकी जो बॉडी है, ठीक है, आपका जो आपका जो हेल्थ है एक नंबर रहेगा, और साथ ही साथ आपका जो मस्तिष्क है वो भी एक नंबर रहने वाला है। इससे थकान, तनाव, अवसाद दूर हो जाते हैं। आपकी जितनी भी बॉडी में जो एंजाइटी होती है वो सारी चीजें इससे रिमूव हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अक्षमता और विकार के विभिन्नताएं बताएं, ठीक है। अक्षमता और विकार में हमें यहाँ पे डिफरेंस बताने हैं। डिफरेंस क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो, अक्षमता वह क्रिया है जिसकी व्यक्ति, इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं, ठीक है। कुछ इसमें गलती यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखो, हम विकार को विकार को समझ लेते हैं, डिसेबिलिटी को समझ लेते हैं। तो विकार क्या होता है कि किसी व्यक्ति में अगर ऐसी चीज जो उस अपने लाइफ में वो ना कर पाए विकार के कारण, देखो, कोई भी रुकावट अथवा विघटन जिसके द्वारा व्यक्ति को अपनी दैनिक जीवन की चीजें करने में, दैनिक जीवन की संबंधित क्रियाओं को करने में मुश्किल आती है, उसको हम विकार के रूप में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये सामान्यतः तंत्रिक तंत्र से संबंधित होता है, ठीक है। दूसरा, विकार शुरू में साधारण समस्या जैसा प्रतीत होता है, लेकिन बाद में ये बड़ा हो जाता है, ठीक है। मतलब कि हमें बचपन से ही पता चल जाता है कि इसमें अच्छे में कोई डिसेबिलिटी है या नहीं है। विकार बाद में अक्षमता में विकसित हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप मेंशन कर देना। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के विविध उद्देश्यों के सूचीबद्ध कीजिए, ठीक है। तो रूपांतरित शिक्षा के जो निम्नलिखित उद्देश्य आप इस तरीके से लिख सकते हो। कैसे? पहला पॉइंट में आप मेंशन करोगे कि शारीरिक शिक्षा की सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप मेंशन करोगे कि गामक कौशलों का विकास करना। उसके बाद तीसरे पॉइंट में आप मेंशन करोगे खिलाड़ी के आत्मविश्वास को विकसित करना। साथ ही साथ फोर्थ पॉइंट आप क्या लिखोगे, तो खेलों में सक्रिय भागीदारी में वृद्धि करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। बहुत आईडी का नाम है द नेम इज अमर अंडरस्कोर 7। आप सब मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, ठीक है। रॉक गेमर आईडी का नाम है द नेम इज 7_7। आप लोग अपने ही बातें किए जा रहे हो। तुम लोगों का पेपर है, और कोई भी बच्चा पढ़ने में यहाँ पे राधे राधे पूजा। देखो भाई, तुम लोग अपने आपस में ही एक दूसरे से आईडी वाईडी डिस्कस कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, एक दूसरे से आईडी मांग रहे हो। पेपर में अगर ये क्वेश्चंस आ गए ना, फिर वहां पे आईडी लिख के आ जाना तुम लोग, ठीक है। फेल हो जाओगे। अभी पढ़ लो, अभी भी टाइम है। अभी 50 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, ठीक है। पेपर गंदा ही जाएगा अगर ऐसे बात करोगे तुम लोग चैट बॉक्स में, तो गंदा ही पेपर जाएगा तुम्हारा। आदित्य हेलो, आदित्य। कुहू हेलो, कुहू अनामिका। हाँ, ये सीबीएसई बोर्ड का है भाई, सीबीएसई बोर्ड का है ये। बस अभी अभी वो कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, 10-12 क्वेश्चन और रह गए, फिर हम क्लास को खत्म कर देंगे, ठीक है। सैंपल पेपर हम लोग कल करेंगे सना, ठीक है। सर जी, यू आर द बेस्ट टीचर। थैंक यू ईशा, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। गुड इवनिंग कुमकुम, गुलशन हेलो। हाँ हेलो पूजा इमोजी वाली। आदित्य अबे भाई पढ़ ले,
पेपर में ये क्वेश्चन आ गया ना तो फेल हो जाएगा, फिर लिख देना इमोजी वाली पूजा ने फेल करा दिया, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन आ सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट में है, ये सारे आ सकते हैं, ठीक है। कल 7 बजे क्लास होगी, कल हम सैंपल पेपर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर आप बहुत क्यूट हो, बचपन से ही क्यूट हूँ मैं। महक महक चौहान, थैंक यू सो मच डियर। सैंपल पेपर कल करेंगे बच्चे। कुमकुम कल क्लास 7 बजे होगी, कल हम फिजिकल एजुकेशन का सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। नोट्स आपको चैनल के टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और कल क्लास होगी 7 बजे, कल हम सैंपल पेपर को डिस्कस करेंगे। अब फालतू के कोई क्वेश्चन पूछ ना ले, ठीक है। ठीक है, हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं। दोबारा से कह रहा हूँ, अभी हम ये मानसिक वाला क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अब ये PYQ नहीं है, ये शॉर्ट्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर है। ट्वेल्थ का फिजिकल एजुकेशन का जब हम 12th का एग्जाम होगा हम तब करेंगे, ठीक है। और इंग्लिश का पेपर गया, आप क्या इंग्लिश का करोगे? सर जी आप कहाँ से हो? मैं इंडिया से हूँ, ठीक है। गुलशन यादव, आई एम फ्रॉम इंडिया। MCQ हम बहुत जल्दी करेंगे नेहा, ठीक है। इट्स मी कुहू। सर आप सिंगल हो क्या? आपको क्या लगता है देख के? डेफिनेटली सिंगल। हाँ लिख लो मेरी आईडी, आदित्य द नेम इज अमर _7 लिख लो, कर लेना फॉलो। अभी हम चैप्टर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि शारीरिक अक्षमता क्या होती है और इसके कारण क्या है। देखो शारीरिक अक्षमता आपको ये डिफाइन देना है कि जब आप किसी कार्य को करने में असमर्थ होते हो, या तो ये किस कारणों से होती है। आप हो सकता है कि जन्म से ही थोड़े से आपके अंदर थोड़ी सी कमी हो, है ना, तो ये सारी चीजें होती है। देखो शारीरिक विकलांगता का तात्पर्य है व्यक्ति का, ठीक है, व्यक्ति का खड़ा होना, उठना, चलना, किसी वस्तु तक पहुंचना या ले जाने में मुश्किल होना। मतलब विकलांगता एक तरीके से डिसएबिलिटी के रूप में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, डिसएबिलिटी के रूप में आप इसको समझ सकते हो कि एक बंदा है जो कि सारी चीजें कर, मतलब चलने में, उसको उठने में दिक्कत हो रही है, तो उसको हम विकलांगता के रूप में एक्सप्लेन करते हैं। कारण क्या क्या हो सकता है? अगर कारणों की बात करें, अगर एग्जामिनर आपसे कारण पूछता है तो आप कहोगे कि विविध प्रकार के संक्रामक रोग हो सकता है कि किन्हीं कारणों वजह, किन्हीं रोगों की वजह से वो विकलांग हो गया हो। जन्मजात विकृतियां हो सकता है, बचपन में उसने पोलियो की दवाई ना पी हो जिस वजह से वो विकलांग हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो। विकार संबंधी समस्याएं आप इसमें ऐड करोगे। उसके बाद दीर्घकालीन बीमारी के कारण भी ऐसा कभी कभी हो जाता है, और शारीरिक शोषण के कारण भी। अगर आपको बचपन में ही प्रोटीन मात्रा में जो खाना मिलना चाहिए, जो पौष्टिक आहार मिलने चाहिए, अगर आपको वो सारी चीजें नहीं मिलेगी तो आप डिसेबल हो जाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं अगला, स्वस्थ का महत्व बताए। देखो स्वस्थ का क्या महत्व होगा, हम लोग क्यों स्वस्थ रहना चाहते हैं? ताकि हम क्या करें, हम बहुत लंबा आयु जी सके, हम ज्यादा दिनों तक जी सके, मानसिक स्वास्थ्य में हमारे सुधार हो सके, रोगों से बचाव हो सके, तो हमें इसलिए स्वास्थ्य की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो स्वास्थ्य के निम्नलिखित महत्व होते हैं। स्वास्थ्य का महत्व अगर आता है तो आप ये सारे पॉइंट ऐड कर सकते हो।
सुयोग्यता स्वास्थ्य और शारीरिक पुष्टि को ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक हमें बताने हैं। देखो क्या करना है हमें, इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझो कि सुयोग्यता स्वास्थ्य और शारीरिक पुष्टि को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, प्रभावित बताने वाले हमें कारक यहाँ पे बताने हैं। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, व्यायाम, हम क्या करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। देखो नियमित व्यायाम शारीरिक पुष्टि को सबसे अधिक प्रभावित करता है, ठीक है, हमारी आयु को ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, ठीक है, क्या करता है, हमारी आयु को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। साथ ही साथ हमारे व्यायाम नियमित रूप से किया जाए तो हमारी जो, एक तो सबसे पहले हम बहुत ज्यादा हेल्दी रहेंगे, अगर हम डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग हेल्दी रहेंगे। दूसरा आराम, एक्सरसाइज तो आपने कर लिया, अब एक्सरसाइज के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर आराम करना है, प्रॉपर रेस्ट भी करना है, ठीक है। देखो उचित आराम से शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता पर सकारात्मक एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हो। सुयोग्यता को स्पष्ट कीजिए, तो सुयोग्यता क्या होती है, तो शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होने की दशा को हम लोग क्या कहते हैं, सुयोग्यता कहते हैं। मतलब की अर्थ होता है कि अगर डेफिनेशन आपसे पूछा जाए कि सुयोग्यता क्या होती है, तो आप बता देना कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की स्थिति को हम लोग सुयोग्यता कहते हैं, ठीक है। और आप दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो कि सुयोग्यता एक व्यक्ति की वह योग्यता होती है जिसके द्वारा वो संतुलित जीवन का यापन कर सकता है, ठीक है, मतलब वो एक अपना संतुलित जीवन जी सकता है। शारीरिक पुष्टि के घटक बताओ, तो शारीरिक पुष्टि के कौन कौन से घटक हो सकते हैं, सबसे पहले हम बताएंगे शक्ति, ठीक है, सबसे पहला घटक क्या हो जाएगा, शक्ति। दूसरा घटक हो जाएगा हमारा रफ्तार, तीसरा हो जाएगा हमारा धैर्य, और चौथा हो जाएगा हमारा लचीलापन, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी। पांचवा हो जाएगा हमारा चाल में संबंधित योग्यता, ठीक है। अगला प्रश्न है, योग्यता को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से पारंपरिक और क्षेत्रीय खेल है, ठीक है। देखो योग्यता को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम पारंपरिक खेल की बात कर लेते हैं। तो पारंपरिक खेल कौन कौन से हो जाएंगे, तो सबसे पहले आप इसमें ऐड करोगे कबड्डी, साथ ही साथ मुक्केबाजी, ठीक है, घोड़े की सवारी, घुड़सवारी या फिर कुश्ती, ठीक है। क्षेत्रीय खेल जो कि खेल क्षेत्रीय लेवल पर होते हैं, जैसे क्षेत्रीय लेवल में आप क्या कर सकते हो, देखो क्षेत्रीय में आप सबसे पहले कुश्ती, खो खो, कबड्डी या फिर रग्बी, तो ये क्षेत्रीय खेल में आप ऐड करोगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा पारंपरिक खेलों से आप क्या समझते हो, तो आप पारंपरिक खेल या फिर परंपरागत खेल आप बोल सकते हो, ठीक है। भारत की खेल की संस्कृति की एक विरासत में मिली है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। योग व्यक्तिगत शक्ति को बढ़ाने में किस प्रकार योगदान दे सकता है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लो इंपॉर्टेंट में, ठीक है। इसको आप इंपॉर्टेंट में हाईलाइट कर लो कि जो हमारा योग है वो हमारे व्यक्तिगत शक्ति को, हमारी पर्सनल पावर को, ठीक है, पर्सनल पावर को कैसे इंक्रीज करने में किस प्रकार से मदद कर सकता है, ठीक है। तो देखो योग से क्या होगा, हम लोग सबसे पहले तंदुरुस्त रहेंगे, सबसे पहला पॉइंट आप क्या मेंशन करोगे कि योग की सहायता से हम लोग तंदुरुस्त रहेंगे। साथ ही साथ ये क्या करता है, हमारे मानसिक रूप से भी हमें मजबूत करता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप मेंशन करोगे। तनाव को कम करने में योग की क्या भूमिका है, स्ट्रेस को दूर करने में योग कैसा रोल प्ले करता है, ठीक है, ये आपको बताना है कि तनाव को दूर करने में योग कैसे मदद करता है। तो सेम पॉइंट आप लिखोगे कि योग हमें तंदुरुस्त करता है, योग की सहायता से हम, हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो इंप्रूव होता है, ठीक है। यही सारी चीजें आप इसमें ऐड करोगे। उसके बाद है योग का आधुनिक अवधारणा क्या है, ठीक है। सारे क्वेश्चन योग से संबंधित है। तो देखो योग वाला जो चैप्टर है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग योग वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से देख कर जाना, ठीक है। योग वाले चैप्टर को आप लोग बहुत अच्छे से इसको देख कर जाना, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो हमने 50 क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया, 2 पीडीएफ हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। और 2 पीडीएफ हम लोगों ने अभी तक ऑलरेडी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि इतने क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आप बहुत इजीली अपने एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत इजीली आप लोग कर लोगे, ठीक है। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी आज के वीडियो में, इस लाइव सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और मैं भी बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, क्योंकि मैंने पहले आपको इंग्लिश का पेपर सोल्व करवाया, उसके बाद भी ये वाली क्लास ली, तो मेरी भी जो हालत है बहुत ज्यादा ढीली हो चुकी है, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी। और आस्था, क्या काम है, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा, एक बार लिख के बताओ, कौन सा क्वेश्चन तुमने पूछा, एक बार लिख के बताओ, मैं फिर तुम्हारा रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। भाई सर बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, मैंने नहीं पढ़ाया, तुम्हें खुद पढ़ना है, ठीक है।
ठीक है, कल मिलते हैं भाई, बाय 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 सबको, बाय, राधे राधे आर्यन। एक्सक्यूज मी सर जी, हाँ एक्सक्यूज मी वर्षा, बोलो वर्षो जो भी है। सर जी ध्यान रखिए, बिल्कुल बिल्कुल रखूंगा, आप लोग भी अपना ध्यान रखिए क्योंकि आप लोगों को एग्जाम देना है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी हेल्थ से ज्यादा जरूरी आपकी हेल्थ है, तो आप लोग अपना ध्यान रखो, ठीक है। कल 7 बजे मिलेंगे भाई सारे, ठीक है। गुड नाइट भाई, गुड नाइट। देखो आस्था, अगर तुमने स्टार्टिंग से कुछ नहीं पढ़ा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाना, ठीक है। क्लास 11th की जितने भी चैप्टर्स है, सारे चैप्टर्स की वीडियो आपको ना वहां पे मिल जाएगा। एक बार आप उन सारी वीडियोस को देख लेना, उसके बाद आप दोबारा से ये जो 50 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं, उन क्वेश्चंस को देख लेना। कॉन्सेप्ट को आप अगर आप समझ गए तो आप अपने तरफ से भी आंसर बना के ना पेपर लिख सकते हो। फिजिकल एजुकेशन बहुत ईजी सब्जेक्ट है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस चीजें आपको समझ में होनी चाहिए कि डेफिनेशन अगर आपको क्लियर रहेगी तो आप बना के भी अपना आंसर कर सकते हो, ठीक है। हाँ, मेरा नाम अमर है भाई, ठीक है, मॉन्स्टर गेमिंग मेरा नाम अमर है। और परसों पेपर है भाई, पता है परसों पेपर है तेरा, पढ़ ले भाई सभी। बाय बाय भाई, बाय जिसको जो... भाई परसों पे, अबे कल 7 बजे क्लास होगी, 7 बजे मैं बोल तो रहा हूँ, कल हम सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे, मैं 100 बार बोल चुका हूँ, कल 7 बजे क्लास है। हाँ थैंक यू, मेरा बर्थडे जा चुका है वैसे भी। अंशिका रावत, हाय हेलो, हाय हेलो। हाँ इतना इनफ होगा आज तक, अगर तुमने ये सारी चीजें कर ली तो इतना इनफ है, ठीक है। हाँ थैंक यू भाई, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे जो भी बोल रहा है, थैंक यू भाई। मेरा बर्थडे है नहीं पहली बात तो। तुम लोग फालतू के कमेंट करते हो, हैप्पी बर्थडे सर, बर्थडे चला गया है ऑलरेडी, हैप्पी बर्थडे ये वो, हैप्पी बर्थडे टू यू। फालतू के कमेंट। एक सेकंड। हाँ कल मिलेंगे, मिलते हैं कल, सभी को बेस्ट ऑफ लक। हैप्पी बर्थडे टू यू सर।